हाय फ्रेंड्स। तो मैंने अभी जो एक वीडियो अपलोड किया टीचर के प्रोज एंड कॉन्स और टीचिंग फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और बाकी चीज़ों पे, तो कई लोगों ने कहा आपसे यार अब से तो डरा बहुत रहा है। एक चीज़ बताइए कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर जो है वह थोड़ा सा उसमें छेद हो गया हो, लीकेज हो रहा हो और कोई आपसे आकर यह कह दे कि आपके गैस सिलेंडर में लीकेज हो गया है, तो आप उसको बोलोगे यार तुम डरा बहुत रहे हो, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। आप उस चीज़ को चेक करोगे ना, क्योंकि अगर उसने आपको बताया है और आपने चेक नहीं किया तो हो सकता है आप कभी माचिस लगाओ या लाइटर लगाओ और घर बुड़ूम से पूरा का पूरा बोल जाए। तो यही सिचुएशन हमारी कैरियर की हो चुकी है। मैंने कहीं नहीं कहा कि कोचिंग फील्ड खत्म होने वाला है। मैंने हमेशा यह कहा कि जो कोचिंग फील्ड है उसमें सैलरी जो है वह लगातार डिक्रीज हो रहा है और यह मैक्सिमम सैलरी 18 लाख पे जाके अटक जाएगा। अब आप दिखाओगे नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं 50 लाख की वैकेंसी भी निकल रही है। इक्का दुक्का निकलना एक अलग बात है। साउथ इंडिया में जहां आप 50 लाख की देख रहे हो वहां पे मैंने 1-1 करोड़ की भी वैकेंसी भरी हुई है और वो 50 लाख की वैकेंसी हमारे पास भी आ रही है। बट क्या है कि उस पर फोकस करने की जगह हम लोग 50-60 हजार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो मेरा यह कहना हो रहा है इस समय कि नहीं, कोचिंग फील्ड रहेगी और अच्छे से रहेगी और ज़्यादा ग्रो करेगी। इवन एलएन और पीडब्ल्यू शायद अपना आईपीओ भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप अभी आगे जाने वाले हैं, बहुत सारे स्टार्टअप। यह कोचिंग फील्ड का एक काफ़ी गोल्डन पीरियड आने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो जॉब करने वाले हैं ना, उनकी समझ लो कि सिल्वर फेज भी नहीं है, उनकी आयरन फेज है। बिकॉज जो अभी जॉब कर रहे हैं वह लास्ट सैलरी 18 तक ही अपने आप को माने तो ही सरवाइव कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कोई ना कोई एक स्टार्टअप जरूर कीजिए। अब लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप के नाम पे वो कंसल्टेंसी खोल लेते हैं। यार स्टार्टअप इन द सेंस कि कोचिंग फील्ड के एक सेक्टर से आप कमा रहे हैं ना, इसके बाद जो स्टार्टअप आपका हो वह कोचिंग से बिल्कुल ही अलग हो, ताकि आपका यह जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपने कंसल्टेंसी ओपन कर लिया और आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई जान ही नहीं पाएगा कि मैंने कंसल्टेंसी ओपन कर रहा हूँ, और आपको जब जॉब की रिक्वायरमेंट हुई और आपने किसी कंसल्टेंसी को सीवी भेजा, तो ऐसे कंडीशन में वो सीवी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और कई सारे ब्रांड में कंसल्टेंट अलाउ ही नहीं है, आफ्टर वेरिफिकेशन वो निकाल देते हैं टीचर को, ऐसा होता है। और जब सपोज मुझे पता चला कि आपने कोई एक वैकेंसी डाला और कल को आप वो सीवी मुझे डालोगे, तो क्या मैं उस सीवी को प्रोसीड करूंगा? मुझे हमेशा डर बना रहेगा कि यार अगले बंदे का सीवी मैं डालूंगा, या हमारी वैकेंसी लेकर बाद में पोस्ट कर देगा, जबकि आपने कंसल्टेंसी से इसलिए डाली हो कि नहीं 10-20 हजार 30 हजार अलग से मिल जाए। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा सेंस है, आपको स्टार्टअप करना है लेकिन स्टार्टअप आप अपने एजुकेशन फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में कीजिए। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आप अपनी आंखें तो खोलिए, और क्योंकि आंखें ज्यादातर फीमेल को देख के खुल रही हैं भाई, बिजनेस को भी देखकर खोलिए। आंखें खोलेंगे तो क्या दिखेगा आपको? दिखेगा अमेजन, दिखेगा फ्लिपकार्ट, दिखेगा। आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, कोई भी एक सिंगल सा प्रोडक्ट उठा लीजिए, प्रोपाइटरशिप का अपना ले लीजिए जीएसटी और सेल कीजिए। अब उस प्रोडक्ट को आप कैसे उठाएंगे? इसके लिए आपको थोड़ी सी आरएनडी करनी पड़ेगी, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब से मैंने आरएनडी को सुना है, अभिलाष सर हैं मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, इस समय एकेडमी में केमिस्ट्री के टीचर हैं वह, उन्होंने मुझे आरएनडी के बारे में सिखाया था। और वो खुद ही कहते हैं कि यार अभिषेक मैं खुद नहीं करता और तू लगातार उसको कर रहा है। आरएनडी मतलब क्या होता है? आप किसी भी काम को करने वाले हैं तो उस पर रिसर्च कीजिए। उस पर रिसर्च कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे कोई एक प्रोडक्ट बेचना है, मुझे बेचना है, ठीक है। अब मुझे ये रिसर्च करना पड़ेगा उसमें। पहले मैं वाया ऑनलाइन करूंगा कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैं कहाँ से ले सकता हूँ। अब प्रोडक्ट अगर आपको सस्ता लेना है तो इसके लिए आपको बल्क में लेना पड़ेगा। अब बल्क में जैसे मैं अगर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख के सिर्फ मोजे खरीद लूँ, तो जो मोजे हैं वह एक एवरेज मुझे इतना सस्ता मिल जाएगा कि मैं ऑनलाइन में कम्पिटेटिव मार्केट में एंट्री ले सकूं। और उस पर अगर मैं मार्जिन भी अगर 10% का ले लेता हूं कि नहीं मैं सिर्फ 10% का मार्जिन लेकर चलूंगा, तो ऐसे कंडीशन में 1 लाख के मोजे बेचने में मुझे 1,10,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक स्टेटिस्टिकल डाटा होता है फ्लिपकार्ट का कि किस टाइम पे कौन सी सामान बहुत तेजी से बिक रही है, उस सामान को आप ऑनलाइन बेचिए। अब उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होने की जरूरत है। कोई एक बंदा रख लीजिए, 2-4-5 हजार रुपये, 8-7 हजार रुपये में ऑनलाइन सभी को मिल जाते हैं। वो नहीं मिल रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा वर्क फ्रॉम होम में। वो आपकी ये सारी डीलिंग करेगा। आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, आपने प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को आप अपने घर के कहीं वेयर हाउस में रखवा दिए और आपके घर से वो पिकअप होके जा रहा है। दैट इज वन ऑफ द स्टार्टअप।
आपने छोटे-छोटे जो स्टेशंस पे दुकान होते हैं उनको लेकर किराए पे दे दिया। या फिर आपने अपने खुद के कुछ ऐसे बुक्स को लॉन्च करने की कोशिश की, या फिर आपके जो क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं, जैसे मेरा खुद का सपना था मैं एक्टर बनूं, लेकिन मैं एक्टर नहीं बन पाया, मैं लेखक बनूं, बट मैं राइटिंग तो अभी भी करता हूं, अच्छी कविताएं बनाता हूं, लेकिन मेरी पब्लिश नहीं हो पाती। तो एक काम कर सकते हैं, आपकी आपकी जो शौक रहे हैं उस शौक के बेसिस पे कोई वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एक काफ़ी और अच्छा बिजनेस है, आप कर्जे दे सकते हैं। जैसे आपके एरियाज़ में अगर सब्जी वाले हैं, अब सब्जी वालों को आपने बोले ठीक है भाई तू लेके जा 4,000 रुपये, और मुझे शाम को आते समय 4,200 रुपये दे देना। आप देखिए ना कितना मार्जिन हो जाएगा आपके पास। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टअप एक है, स्टार्टअप बहुत सारे हैं। और इससे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा आपको, कि जब आप 55 प्लस की एज में या 50 प्लस की एज में, जो कि प्रिफरेबल एज नहीं है हमारे कोचिंग सेक्टर में जॉब की, ऐसे एज में आपके पास एक साइड में बिजनेस होगा, और वो वेल स्टेब्लिश बिजनेस होगा। आप इस तरीके से इसको मानिए कि मान लीजिए आप अपने मार्केट एरियाज में 2 लाख रुपए का आप लोन देते हैं। अब रिकवरी कैसे होगी, या देखिए हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है, रिकवरी का भी आपके पास तरीका होना चाहिए। और छोटे लोग जनरली पैसा नहीं मारते भाई, पैसा जो भी मारते हैं वो बड़े लोग ही मारते हैं। छोटे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पैसा मारे, क्योंकि उनको पता है कि आज उन्होंने आपसे 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये लेकर एक अपनी सब्जी का ठेला लगाया है, तो कल उनको फिर से वही 2-4 हज़ार रुपये आपसे लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलेगा कुछ पैसे वो घर पे रहेंगे और कुछ पैसे का दारू पी के मस्त सो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो 2 लाख रुपए है, और उसको अगर आप यह मान के चलते हैं कि हर 5वें दिन या हर महीने पे 10% का, ये सबको 10% का, बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 1 लाख रुपए लगभग 100 लोगों को देने वाले हैं, या 30 लोगों को देंगे, या 20 लोगों को देंगे, तो एक एवरेज नहीं कुछ तो 5% का भी अगर आपको मंथली इंटरेस्ट मिल गया, तो 12 पंजे 60% होता है। 60% आप इंटरेस्ट लेकर बैठ रहे हैं मार्केट में, और उसके बाद फिर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। एक टाइम के बाद 2-4-5 साल के अंदर वो सीधे 10-20 लाख रुपए का आपका आने लगेगा, और उससे टर्नओवर अच्छा खासा होने लगेगा। या फिर आप छोटे आउटलेट जैसे चाय की दुकानें हैं, अब यार मैं आईआईटी से किया हुआ बंदा चाय की दुकान डलवाऊंगा, भाई तुम आईआईटी से किए बंदे आज आके झक मार के पढ़ा रहे हो, तो चाय की दुकान नहीं डाल पाओगे। मतलब आईआईटीएन इज सपोज टू डू सम वर्क जो कि हमारे देश के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। क्या पढ़ाना ग्रोथ में पार्टिसिपेशन नहीं है? बिल्कुल। अगर आप यही टेक्निकल चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं तो यह इंडिया की ग्रोथ कर रही होती है, लेकिन आप अपने ही जैसे किसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो भी आईआईटी कॉलेज में जाए और चीज़ें करे। ठीक है, अगर इसको काफ़ी डीप समझेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएगा। फिर भी मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, मैं पर्सनली भी नहीं चाहता कि कोई आईआईटीएन टीचिंग सेक्टर में आए। उसका रीज़न यह है कि मैंने देखा है आईआईटीएन का दिमाग काफ़ी अच्छा होता है, और यह पढ़ाने जैसा जो वर्कआउट है वो उनके लिए नहीं होता। वह मिसाइल्स बना सकते हैं, और बहुत सारे कंपनीज़ हैं वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने 2-3 बार अपने वीडियो में रिपीट किया है कि बाकी कंपनीज़ में जो आईआईटीएन है वो शेयर ले लेकर बैठते हैं। हाँ, शुरुआत के फेज़ में उनका स्ट्रगल ज़रूर होता है, उनका ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि उनको कोई बीएससी वाला नहीं पा सकता है। आप आईआईटीएन है तो कुछ होंगे तभी आप आईआईटीएन है। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, खैर वह एक बिल्कुल अलग डिस्कशन है। आप चाय के आउटलेट डलवा सकते हैं अपने, आप कपड़े की दुकान डलवा सकते हैं, या फिर अपना छोटी पूंजी, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे वर्क करा सकते हैं, लेकिन क्या आप कैपेबल हैं उस आरएनडी सेक्टर को करने के लिए। जिस तरीके से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में आरएनडी किया, उस तरीके से आपको उसमें भी आरएनडी करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम जो टीचर हैं वह गांव से बिलोंग करते हैं, और हम सभी के पास अपने कुछ ज़मीन ऐसे पड़ी हुई हैं जो कि शहर के आसपास में है, या फिर गांव के उस लोकेशन पे है जहाँ पे अब रोड जा रही है, या फिर जा चुकी है, नहीं गई है तो फिर रेंट पे लेके बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। सो यह मत बोलिए यार कि आपने यह बोल दिया और ऐसे बोल दिया। मैं सिर्फ जगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गैस का लीकेज हो रहा है, उसको बंद कीजिए। आप सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड मत रहिए। सेकेंडली, मुझे ब्लेम किया गया लिंक्डइन पे कि आपने यह बोला कि दैट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल सेक्टर। क्यों नहीं अनस्टेबल सेक्टर? एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपका नागपुर में किसी ब्रांड कोचिंग में लगा और उसने आपको 30 लाख रुपए आज ऑफर किए। अब आप गए, आप बहुत खुश हुए, 1 हफ्ते तक एवरेज ब्रांड कोचिंग होटल स्टे देता है, आप होटल स्टे लिए, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं अब तो मैं 30 लाख कमाने वाला हो गया हूँ और मुझे फ्लैट चाहिए, वो भी बड़ा बड़ा लग्जरियस फ्लैट चाहिए। यह बकचोदी
जो कमाने वाले हैं ना, मतलब जो जॉब करने वाले हैं, वो उन्हीं के पास होता है। बिजनेसमैन के पास तो नहीं होता। बिजनेसमैन तो चड्ढे में खुश रहता है 2 करोड़ कमाने के बाद भी, और 30 लाख रुपए कमाने के बाद भी एक जॉब सीकर को लगता है कि नहीं, हमको लेविस का और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का पैंट पहनना है। खैर ठीक है, अगर वह एक अलग टाइप का डिस्कशन है। फिर भी मान लीजिए आपने कोई एक फ्लैट ले लिया और 30 लाख रुपये आपकी सैलरी लगी, आपने तुरंत फ्लैट ले लिया और पता चला दूसरे महीने आपकी जॉब गई, और अब नेक्स्ट जॉब जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपकी गुवाहाटी में। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? यह आपके लिए डिप्रेसिव हो जाएगा यार। तो क्या फ्लैट लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मेरा कहने का सेंस यह है कि मान लीजिए अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग में जाने के बाद पहले महीने 2 महीने तो रुकिए, 2-3 महीने का पैसा अपना सेव कीजिए। मान लीजिए आपकी मंथली ईएमआई आपकी 50,000 आने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में कम से कम 2 लाख रुपए आपका एज ए ईएमआई और 1 लाख रुपए एज अ आपका सेल्फ खर्चा, 3 लाख रुपए आपके पास आरडी के फॉर्म में होना चाहिए। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि अरे आरडी में कोई रिटर्न नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, आरडी में कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन कुछ पैसे ऐसे फॉर्म में होने चाहिए जो कि रिटर्न के लिए नहीं, सेविंग के लिए हो, कि नहीं इमरजेंसी कंडीशन में मैं इस चीज को कोप अप कर सकता हूं। तो अगर आप कोचिंग फील्ड में एंट्री ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 3 महीने का ईएमआई आपके पास आरडी में होना चाहिए, और इसके साथ साथ 3 महीने का जो आपके घर के खर्चा है, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी खर्चा है, वह आपके पास आरडी में होना चाहिए। तब तो जाके आप अपने आप को स्टेबल मानिए। अदरवाइज अगर आप हर मंथ के लास्ट के एंड के सैलरी पे डिपेंड करने वाले हैं तो आप डिप्रेसिव कंडीशन में आने वाले हैं। बहुत सारे खर्चे को अवॉइड कीजिए। यह सोचना छोड़िए यार कि आईफोन देखने के बाद लोग आपको अमीर कहेंगे। फेथ मी सर, रियली फेथ मी, कि एक अच्छी खासी इनकम होने के बाद भी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे शो करना है पैसा। मैं अपने ऑफिस में आज भी लोअर में ही आता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन एक नॉर्मल टीचर से ज़्यादा कमाता हूँ, बट एक नॉर्मल टीचर से लोअर लाइफ जीता हूँ। लोअर लाइफ इन द सेंस, क्योंकि अभी हम लोग की एज यार अभी 26-27 साल वाले हम लोग हैं, और अभी 35 साल के बाद हम बहुत बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। अभी भी बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, लेकिन लेवियस लाइफ जीने का कोई मतलब है नहीं। जैसे ब्रांड को पैसा देना है, हमें तो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। लास्टली कुछ लोगों का था कि सर किस सब्जेक्ट की डिमांड हमेशा रहेगी? भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिमांड थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिमांड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिमांड रहेगी। बायो की डिमांड वर्ष है, अच्छा हुआ था, वर्ष था, इसका वर्ष रहेगा इस बार से। ओके, थैंक यू।